पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चंग एक गुफा में जाता है जहां उसे कुछ पिल्स मिलती है जिन्हें खाने के बाद उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में वो और ताकतवर बनकर बाहर निकलता है। सेक्ट के अंदर जाकर वो वापस सभी विद्यार्थियों को ट्रेनिंग करवाता है, लेकिन उसके लिए एक नई मुसीबत पहले से ही जन्म ले चुकी थी। माउंट वो सेक्ट को मिला नया व्यापार नुकसान में जाने लगा था और उन्हें इस मुसीबत से सिर्फ एल्डर वैंग ही बाहर निकाल सकता था। लेकिन वैंग डीमन फ्लावर बीमारी से ग्रसित था जिसे ठीक करना किसी आम डॉक्टर के बस की बात नहीं थी। तो चंग उसे ठीक करने के लिए यूनहा मर्चेंट गिल्ड के लिए निकल जाता है। उसके वहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात उनके दुश्मन साउदर्न एज सेक्ट के विद्यार्थी सोंगपिक ली से होती है, जो उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। अब आगे चंग भी लड़ने के लिए अब तैयार था, लेकिन उससे पहले वो ली के पीछे खड़े लड़के की ओर इशारा करके कुछ कहना चाहता था। वो लड़का हैरान होते हुए पूछता है कि बोलो, क्या कहना चाहते हो? चंग हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि क्या वो उसे उसकी तलवार दे सकता है। ये सुनकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि तलवारबाजी सेक्ट के विद्यार्थियों को सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है कि कभी किसी और को अपनी तलवार छूने तक नहीं देना। इसके बावजूद वो उसकी तलवार मांग रहा है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तलवारबाज सेक्ट के विद्यार्थी होने के बावजूद वो अपने पास तलवार नहीं रखता। चंग कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि उसे यहाँ आकर लड़ाई करनी पड़ेगी। वो कहता है कि अगर वो नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, वो वहाँ से कुछ ऐसा उठा लेगा जिसे वो तलवार की तरह इस्तेमाल में ले सके। ली ये सुनकर चिढ़ जाता है और अपने साथी वीगो से उसे तलवार देने के लिए बोलता है। वीगो को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन ली उसे समझाता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो लोग कहेंगे कि साउदर्न एज सेक्ट के डिसाइपल ने माउंट हुआ सेक्ट के ऐसे लड़के को लड़ने के लिए धमकाया जिसके पास तलवार तक नहीं थी। ली की बात समझकर वो चंग की तरफ अपनी तलवार फेंक देता है। चंग तलवार को पकड़कर फाइटिंग पोजीशन में आते हुए बोलता है कि चलो अब शुरू करते हैं। ली पूछता है कि क्या वो तलवार को म्यान से बाहर नहीं निकालने वाला? लगता है इसे मरने की बड़ी जल्दी है, लेकिन चंग बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी वो एक दूसरे को जान से मारने के लिए नहीं लड़ रहे। उसकी बात सुनकर ली सोचता है कि इससे बात करने पर उसे ऐसा लगता है कि उसकी दिमागी कल्टीवेशन मिट्टी में मिल चुकी है। वो उसे बस थोड़ा सा डराकर भगाना चाहता था, लेकिन अब उसे नहीं लगता कि उसे थोड़ा सबक सिखाए बिना यहाँ से भगाया जा सकता है। चंग भी उस बड़बोले से अब परेशान हो चुका था और बोलता है कि जल्दी करो, उसके पास सारा दिन नहीं है। ये सुनकर ली रफ्तार पकड़ता है और हमला करने के लिए तेजी से चंग की ओर बढ़ता है। उसकी गति देखकर एक बार तो चंग भी चौंक जाता है, लेकिन उसे हराने के लिए सिर्फ गति ही काफी नहीं है। चंग तुरंत ही ली द्वारा वार की गई जगह पर अपनी तलवार लाता है और उसके हमले को ब्लॉक कर देता है, लेकिन ली वही नहीं रुकता। वो चंग का बैलेंस हल्का सा बिगाड़ता है और तुरंत हवा में उड़ते हुए अगला वार करता है। चंग इस वार को भी रोक लेता है, लेकिन वो किसी बात से हैरान भी था। शायद ली भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था और चंग ने ली को कम आंक लिया था, या इसकी कोई और वजह थी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वीगो उनकी लड़ाई देखते हुए बोलता है कि आखिर उसके सयंग भी इस बच्चे से चिढ़ गए थे, इसीलिए इस बच्चे का अभी तक टिके रहना हैरान नहीं करता। वो सोचता है कि बेशक ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा ली के साथ बराबरी की लड़ाई कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सयंग जब चाहे इस लड़ाई को आराम से खत्म कर सकते हैं, वो बस उस बच्चे के साथ खेल रहे हैं। इतने गलत ख्यालों में खोए रहना भी अच्छी बात नहीं है। वहाँ चंग ली के हर वार को ब्लॉक करता जा रहा था। ली सोचता है कि उसने फिर से इस भारी और धीमी तलवार के साथ उसके हमले को ब्लॉक कर दिया। उसने उसका पहला हमला भी ऐसे रोक लिया था जैसे वो उसका रास्ता जानता हो। वो हाफते हुए सोचता है कि क्या वो उसके तलवार के रास्ते को पढ़ रहा है। क्या बिना दिमाग पड़े ऐसा करना संभव भी है? वैसे तो ली वहाँ अपना डंका बजाना चाहता था, लेकिन एक बच्चे को लड़ाई में उसकी बराबरी करते देख वो अपना आपा खो देता है और किसी तरह पासा पलटना चाहता है। उसका इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि एक बच्चे में इतनी प्रतिभा कैसे हो सकती है। वो अपने सेक्ट का नाम डूबते नहीं देख सकता और एक बड़े हमले की तैयारी में आग बबूला होकर बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि देखते हैं कि क्या वो ये वार भी रोक पाएगा। चंग उस वार को सीधा ब्लॉक करने की जगह उसे ब्लॉक करते हुए बाईं तरफ हो जाता है, जिससे उसे ब्लॉक करने में ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती और हमला उससे डिफ्लेक्ट होकर जमीन की ओर मुड़ जाता है। ये देखकर तो ली के पसीने छूट जाते हैं। वो खुद को हारते हुए नहीं देख सकता था और इसीलिए उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो तलवार में काई जमा करते हुए बोलता है कि ये नहीं हो सकता, वो अपने सेक्ट का नाम नहीं डुबा सकता। इतना कहकर वो अपनी तलवार के चारों ओर काई का बवंडर बना देता है और कहता है कि ये मूव दुनिया को भी 2 हिस्से में काट सकता है। वो 36 मूवमेंट वर्ड्स और टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो साउदर्न एज सेक्ट की महान टेक्निक में से एक थी, और चंग पर धावा बोल देता है। उसे ऐसा करते देख उसके साथी के भी पसीने छूट जाते हैं और वो चिल्लाते हुए उसे रुकने को बोलता है। उसकी आवाज सुनकर वो वापस थोड़ा होश में आता है, लेकिन तब तक वो चंग पर हमला कर चुका था। चंग उसके इस वार को भी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर तो ली के होश ही उड़ जाते हैं।
उसे यकीन नहीं होता कि इस हमले में उसने लगभग अपनी पूरी जान लगा दी थी और चंग ने इसे भी रोक दिया। लेकिन तभी अचानक कुछ होता है और चंग हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। उसके मुंह से खून आ चुका था और गिरने के साथ ही वो खूनम खान होते हुए बेहोश हो जाता है। ये देखकर ली बुरी तरह से घबरा जाता है। वीगो वहाँ भागकर आते हुए बोलता है कि उसने ये क्या कर दिया। वो जल्दी से जाकर चंग की नब्ज जांचने लगता है। ली बोलता है कि उसे यकीन है उसने अंत में तलवार में से काई हटा दी थी। फिर ये कैसे हुआ? वो कहता है कि जब वो पूरी ताकत से हमला कर रहा था तब उस पर एक खरोच तक नहीं आई और जब उसने तलवार में से काई निकाल ली तो उस हमले से वो हवा में कैसे उड़ सकता है। उसके इतना कहते ही चंग के मुंह से खून की गंगा बहने लगती है। ये देखकर वीगो बुरी तरह से डर जाता है और पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब ली क्या बताता, वो तो खुद ये देखकर पत्थर की मूर्त बन चुका था और सोच रहा था कि कोई भी देखकर यही बोलेगा कि गलती उसी की है। अब तो उसकी शामत आना तय है। तभी वो अपने पीछे से किसी के आने की आवाज सुनता है, जो सुनकर उसका खून सूख जाता है। वहाँ आने वाला इंसान जोंग्यू था, जो चंग की ऐसी हालत देखकर आग बबूला हो चुका था और चिल्लाते हुए कहता है कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। वैसे अभी यहाँ का सीन कोई भी आकर देखेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि वीगो और ली ने मिलकर एक बच्चे को बुरी तरह से मारा है। कुछ देर बाद वहाँ डॉक्टर आ जाता है, जो चंग की हालत देखते हुए बोलता है कि इसके अंदर का सिस्टम पूरा गड़बड़ा चुका है, तो उन्हें तुरंत ही इसका इलाज करना होगा। इतना कहने के साथ वो भागते हुए उसे वहाँ से लेकर जाते हैं। उनके जाने के बाद जोंग्यू बोलता है कि वो खुद के सेक्ट को महान बोलते हैं और एक बच्चे के सामने जानलेवा टेक्निक का इस्तेमाल करते उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। ली अब क्या बोलता, वो चुपचाप उसे सुनता रहता है। जोंग्यू पूरे गुस्से में कहता है कि आज जो भी हुआ वो पूरी जिंदगी इस बात को नहीं भूलेगा। साथ ही वो उन्हें इसी वक्त महल से जाने का आदेश भी दे देता है। महल से निकाले जाने वाली बात सुनकर तो ली के पसीने छूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें महल में रहने की आदत हो गई है या वो महल के शानो शौकत छोड़कर नहीं जाना चाहते। असल में वो साउदर्न एज सेक्ट से हैं, जो इस समय अपनी बुलंदियों पर है। उन्हें यहाँ से निकाले जाने का मतलब सेक्ट के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। तभी वहाँ एल्डर आ जाता है और पूछता है कि वहाँ क्या हो रहा है। अपने एल्डर की आवाज सुनकर तो ली सर उठाने तक की हिम्मत नहीं करता। एल्डर बड़ा शांत होकर वहाँ आया था। उसे लगा था कि ली ने उस बच्चे की थोड़ी सी पिटाई कर दी होगी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पड़ा खून देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ली को गुस्से से घूरते हुए कहता है कि नालायक, बदतमीज, बेवकूफ, मैंने जरा सा सबक सिखाने के लिए बोला था, उसकी जान लेने के लिए नहीं। वो जोंग्यू को समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है कि ये एक छोटा सा एक्सीडेंट है। जोंग्यू उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोलता है कि एक्सीडेंट? वो लड़का जो उसके पिता का इलाज कर रहा था लगभग मारा गया और एल्डर इसे एक्सीडेंट कह रहे हैं। वो अचानक से आग बबूला होते हुए बोलता है कि एक्सीडेंट वो होता है जो अनजाने में किया जाए, जानबूझकर नहीं। ली अपनी सफाई देते हुए बोलता है कि यहाँ बड़ी गलतफहमी हो रही है। उनके बीच एक छोटा सा डुअल हुआ था और उसने बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया। जोंग्यू उसे धमकाते हुए बोलता है कि यहाँ बात बहुत ज्यादा ताकत के इस्तेमाल करने की नहीं है। उसने माउंट हुआ सेक्ट के डिसाइपल के सामने तलवार का इस्तेमाल किया ही क्यों? और रही बात डुअल की, तो जहाँ तक उसकी जानकारी है 100 डुअल उन्हीं दो लोगों के बीच होता है जिनकी ताकत बराबरी की होती है। वो एक छोटे से बच्चे से डुअल की बात कर रहा है जो मुश्किल से उसकी आधी उम्र का होगा। जोंग्यू आगे कहता है कि उसके पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है। कृपया अपने डिसाइपल को लो और आज ही इस महल से चले जाओ। एल्डर के पास अब कोई और तर्क नहीं था, इसीलिए वो कहता है कि ठीक है, वो आज ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ये याद रखो कि वो यही चाहते हैं कि एल्डर वैंग जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। फिर जोंग्यू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ली एल्डर से माफी मांगते हुए कहता है कि वो वीगो के साथ सेक्ट में वापस लौट जाएगा। लेकिन एल्डर उसे रोकते हुए कहता है कि गलती जिसने करी है सही भी उसे ही करना होगा। यहीं रुको और ये पक्का करो कि यंग मास्टर उसे सेक्ट वापस जाने से पहले माफ कर दे। ली होठ बीचता हुआ कहता है कि वो समझ गया। दूसरी तरफ कमरे के अंदर चंग बेहोश एक बेड पर लेटा हुआ था। जोंग्यू के साथ एक और आदमी भी वहाँ पर था। वो बताता है कि डॉक्टर ने बोला कि इस लड़के की हालत बहुत नाजुक थी। बेशक उन्होंने इसका इलाज तो कर दिया है, लेकिन पूरी रिकवरी की कोई गारंटी नहीं है। जोंग्यू बोलता है कि इतने गहरे घाव के बाद भी वो जिंदा बच गया, कम से कम ये तो खुशी की बात है। दूसरा बोलता है कि डॉक्टर ने बताया कि उसे होश में आने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। जोंग्यू अब गहरी सांस लेते हुए बोलता है कि उम्मीद है उसके पिता की तबीयत तब तक और न बिगड़ जाए। यहाँ अच्छे खासे चंग की तबीयत बिगड़ चुकी है और इसे अपने पिता की पड़ी है। वैसे पड़े भी क्यों ना, आखिर उसे अपने पिता से तो ज्यादा प्यार होगा ही। फिर वो साउदर्न एज सेक्ट के बारे में याद करते हुए सोचता है कि साउदर्न एज सेक्ट में बहुत घमंड आ गया है, लेकिन वो अपने गुस्से की घूंट पीकर ही रह जाता है। दूसरा आदमी उससे पूछता है कि क्या उसे इस लड़के पर भरोसा है, तो जोंग्यू जवाब देता है कि वो अब भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकता कि ये उसके पिता को ठीक करेगा या नहीं, लेकिन इस लड़के द्वारा इलाज शुरू करने के बाद उसके पिता की तबीयत में सुधार तो साफ देखा जा सकता है। रात हो चुकी है, आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं।
बादलों के बावजूद चांद को साफ देखा जा सकता है। महल के अंदर हम किसी इंसान के पैरों को देखते हैं जो चंग के कमरे का दरवाजा खोलता है और रात के अंधेरे में उसके कमरे के अंदर घुसने की तैयारी करता है। वो अंदर घुसता है और चंग के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। उसने अपने पूरे शरीर को कपड़े से ढका हुआ था, जिस वजह से उसके शरीर के किसी भी हिस्से को देखना मुश्किल था। वो नारुतो की तरह 2 उंगली दिखाते हुए बोलता है कि उसकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसे उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए था। फिर वो उंगली में काय बुलाता है, जिसे देखकर ही बताया जा सकता था कि ये डिमोनिक काय है और शायद ये वही इंसान है जिसने एल्डर वैंग को डीमन फ्लावर नामक बीमारी से ग्रसित किया है। वो हमला करता है और चंग को नींद में ही हमेशा के लिए सुला देता है। ऐसा उसने सोचा तो था, लेकिन उसका हमला चंग पर नहीं बल्कि उसकी गर्दन के बगल में हुआ था। ये देखकर वो हैरान होता है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसने निशाना तो सही लगाया था। उसका निशाना सही तो था, लेकिन चंग बेहोश था ही नहीं, वो होश में ही था और उसने उसके हमले को महसूस कर लिया था। वो डरावनी आंखों के साथ उसे घूरता है और शैतानी हंसी के साथ उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, धप्पा। अपराधी एक पल के लिए तो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो उसे गाली देते हुए उसके दूसरे हाथ से हमला कर देता है। चंग गुलाटी मारते हुए उसके हमले से आसानी से बच जाता है। अपराधी उसे मौका दिए बिना फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन चंग फिर से उसके हमले से बच जाता है। चंग के हवा में उड़ते ही वो उस पर हवा में हमला करते हुए बोलता है कि देखते हैं वो हवा में कैसे बचेगा, और इतना कहकर उस पर हवा में ही हमला कर देता है। चंग अपनी लात में काय बुलाते हुए उस पर जवाबी हमला करते हुए कहता है कि शायद उसे कुछ गलतफहमी हो गई है। बचना तुमसे मुझे नहीं बल्कि मुझसे तुम्हें है। उन दोनों के बीच की लड़ाई ने उस कमरे को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। वहाँ की एक भी चीज सही सलामत नहीं बची थी। तभी जोंग्यू कई लोगों को लेकर वहाँ आ जाता है और चंग हंसते हुए कहता है कि उसने कहा था ना कि बचना उसे है। अचानक से जोंग्यू को वहाँ देखकर अपराधी भी घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। जोंग्यू उसे देखते ही समझ जाता है कि वो कौन है और उसका नाम लेते हुए बोलता है कि जबक बन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चंग जोंग्यू के पास आकर बोलता है कि उसने पहले ही बोला था कि वो खुद ही बाहर आ जाएगा। जोंग्यू बोलता है कि बेशक उसे उसकी बात पर संदेह था, पर अब जब सब कुछ उसके सामने है तो उसके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं है। उसके शक के नजरिए में तो जनरल आखिरी इंसान था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इन सबके पीछे जनरल होगा। जनरल पूछता है कि उसे उस पर शक कैसे हुआ। चंग जवाब में कहता है कि उसे उस पर शक था ही नहीं। ये सुनकर जनरल हैरान होता है। दरअसल जब साउदर्न एडसेक ने चंग से डुएल करने के लिए कहा, उसने तभी ये प्लान बना लिया था। उसने ली के वार से बुरी तरह घायल होने का नाटक किया और अपने शरीर में गड़बड़ी करके डॉक्टर को भी पागल बनाया, जिससे सबको यकीन हो गया कि चंग सच में घायल है। अपराधी उसे मारने का इतना अच्छा मौका छोड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि ऐसे समय में उसे मारकर आसानी से साउदर्न एडसेक पर दोष डाला जा सकता था, और इस तरह अपराधी खुद ही उनकी आंखों के सामने आया। चंग फिर खुशी से बोलता है कि अब उन्हें पता चल चुका है कि जिसने एल्डर वैंग को जहर दिया वो उसकी बात पूरी होने से पहले ही जनरल और भी ज्यादा खुश होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो उसे ही जाल में फंसाने की कोशिश करते हुए बोलता है कि वो मानता है उसने चंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन इससे ये कैसे साबित हुआ कि वैंग की बीमारी का जिम्मेदार भी वो है। वो बोलता है कि यंग मास्टर, इसकी बात पर बिल्कुल भरोसा मत करो। एल्डर वैंग ने उसे इतनी अच्छी तरह से रखा तो वो भला मास्टर को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। जोंग्यू बोलता है कि अगर ऐसा है तो उसने इस डिसाइपल को मारने की कोशिश क्यों करी, साथ ही ये भी क्यों छुपाया कि वो मार्शल आर्टिस्ट है। जनरल बोलता है कि ये लड़का उन्हें पागल बना रहा है। जब बड़े से बड़े डॉक्टर भी मास्टर को सही नहीं कर पाए तो ये छोटा सा बच्चा कैसे करेगा। जोंग्यू चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर ऐसा था तो उसे उससे बात करके उसे समझाना चाहिए था। क्या उसे सच में लगता है कि ये बोलकर वो अपने किए को सही ठहरा सकता है। वो चंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि इस लड़के ने उस पर पूरी तरह से जादू कर दिया था। अगर वो कुछ कहता भी तो यंग मास्टर नहीं मानते। चंग अब बहुत बकवास सुन चुका था। वो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है ब्ला 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 और तुरंत ही हाथ में काय बुलाते हुए उस पर हमला बोल देता है। अचानक से हुए इस हमले से जनरल को ज्यादा सोचने का समय नहीं मिलता और तुरंत ही अपने बचाव में डिमोनिक आर्ट से चंग पर हमला कर देता है, जिससे चंग के हाथ में घाव पड़ जाता है। फिर चंग अपना हाथ उठाते हुए बोलता है कि सभी ध्यान से देखो, ये रेड डीमन है। अगर वो उच्च कोटि के रेड डीमन हैंड से पीड़ित हुए तो उनका पूरा शरीर आधे दिन में ही लाल पड़ जाएगा। बेशक ये उच्च कोटि का नहीं है, लेकिन किसी इंसान को मारने के लिए काफी है। अपनी पोल खुलने का लाइव शो देखकर जनरल बुरी तरह से घबरा जाता है। ये सब देखकर जोंग्यू भी तुरंत जनरल को हिरासत में लेने का आदेश देता है और सभी गार्ड तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। जनरल भी अब पीछे हटने वाला नहीं था। अब जब उसकी पोल खुल चुकी है तो वो भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल बिना रोक टोक के कर सकता था। दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर ली उदास बैठे अपने किए को लेकर पछता रहा था। तभी उसे महल के बीच में से धमाके की आवाज आती है। वो उस तरफ देखता है तो उसकी नजर धुएं से बने गुब्बारे पर पड़ती है। कमरे के अंदर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि जनरल ही था,
जिसने पूरी ताकत के साथ सभी को खत्म करने का फैसला कर लिया था। वो बोलता है कि बदमाश बच्चे, तुम्हारी वजह से यहाँ सभी को मरना पड़ा। चंग एक ही हाथ से उसके हमले को रोकते हुए बोलता है कि वो बदमाश बच्चा किसे बोल रहा है। यहाँ इतना सब चल रहा है और चंग को चिंता उसे बदमाश बच्चा बोले जाने की है। चंग बोलता है कि बहुत हुआ, अब उसके सबक सीखने का समय आ चुका है। जनरल दोनों हाथ में काय लाते हुए बोलता है कि उस जैसा एक बदमाश बच्चा उसे सबक सिखाएगा। चंग बोलता है कि वो खुद की बात नहीं कर रहा। वो पीछे मुड़कर ली की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो उसकी बात कर रहा था। धमाके की आवाज सुनकर ली भी वहाँ आ गया था। उसके आते ही चंग बोलता है कि डीमन को हराकर उनकी जान बचाने वाला साउदर्न एज सेक्ट का हीरो पधार रहा है। ली ये सब सुनकर कंफ्यूज होता है। भला कंफ्यूज होने के अलावा वो कर भी क्या सकता था। वो अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि क्या वो सच में उन्हें बचाने आया है। चंग अपने मुंह को घुमाकर जोंग्यू की तरफ इशारा करता है, जिससे उसे समझ आता है कि उसे जोंग्यू से माफी मांगने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। ये सोचकर वो तलवार को म्यान से बाहर निकालता है और तेजी से डीमन की तरफ बढ़ता है। फिर उन दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है और बाकी सभी आराम से उन्हें लड़ता हुआ देखते हैं। चंग को यकीन था कि इतने बड़े सेक्ट का डिसाइपल किसी ऐसे इंसान से नहीं हारेगा जिसने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस ना के बराबर ही करी है। कुछ देर बाद चंग बोर होकर बैठ जाता है और उबासी लेते हुए सोचता है कि इन्हें लड़ते हुए 1 घंटा हो गया है। इससे तो अच्छा होता कि वो खुद ही इससे निपट लेता। 1 घंटे से लगातार लड़ने के बाद ली थककर चूर हो चुका था और आखिरकार वो जनरल को हरा देता है। वो हाफते हुए कहता है कि उसने दुश्मन को हरा दिया। जोंग्यू उसे शुक्रिया बोलते हुए कहता है कि वो साउदर्न एज सेक्ट की इस मदद को याद रखेगा। दूसरी तरफ ली अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और बैठते हुए चैन की सांस लेता है। चंग भी ये देखकर अंदर आते हुए कहता है कि आखिरकार ये खत्म हुआ। जोंग्यू उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इस लड़के ने 2 दिन के अंदर ही 1 साल से चली आ रही समस्या को सुलझा दिया। ऐसा लगता है कि इस बच्चे के अंदर कोई चालाक एक्सपर्ट छुप कर बैठा है। फिर वो चंग से पूछता है कि जनरल ने उसके पिता को मारने की साजिश क्यों रची। चंग को भी इस बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो इसका जवाब नहीं दे पाता। वो इनाम के बारे में सोचकर ही खुशी से फूला नहीं समाता और हंसते हुए कहता है कि इसके इरादे जानने का काम अधिकारियों का है। उसे तो ये जानना है कि क्या उसका इनाम तैयार है। जोंग्यू गहरी सांस लेते हुए कहता है कि हाँ वो तैयार है, लेकिन अभी समस्या खत्म कहाँ हुई है। ये अच्छी बात है कि उसने अपराधी को पकड़ लिया, लेकिन उसने उसे अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि उसके पिता को ठीक करने के लिए बुलाया था। क्या वो ऐसा कर सकता है? चंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो उसे करना ही है। ये सुनकर जोंग्यू उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि वो ये वादा करता है कि वो माउंट हुआ सेक्ट को सपोर्ट करेगा। इसके लिए यून्हा मर्चेंट गिल्ड को चाहे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। जोंग्यू के मुंह से ये सुनकर चंग इमोशनल हो जाता है और तुरंत उसका हाथ थाम लेता है। आपको लगेगा कि चंग अब उसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहेगा और उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा भी करेगा, लेकिन आप भूल रहे हैं कि वो चंग म्यंग है। वो उसके हाथ को जोर से दबाते हुए चिल्लाता है कि जब मदद उसने करी है तो इनाम माउंट हुआ सेक्ट को क्यों दे रहे हो। सारा काम वो करे और फल माउंट हुआ सेक्ट ले जाए। ये किस तरह की बकवास है। एक बच्चे के मुंह से अपने सेक्ट के लिए ऐसी बातें सुनकर जोंग्यू उसे अजीब नजरों से देखता है। कुछ समय बाद चंग वैंग के बगल में बैठा हुआ सोचता है कि ये क्वेस्ट ज्यादा मुश्किल नहीं था। साथ ही उसने साउदर्न एज सेक्ट को थोड़ा मजा भी चखा दिया। लेकिन परेशानी अब ये है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो वैंग को पूरी तरह से ठीक कर सकता है या नहीं। उसने सभी को आश्वस्त तो कर दिया, लेकिन अभी का चंग प्लम ब्लॉसम सॉर्ट सेंट नहीं है। अगर उसने कोई गलती कर दी और डिमोनिक काय अंदर से वैंग को सताने लगी तो वैंग की कमजोर अवस्था में वो उसे सह नहीं पाएगा और मारा जाएगा। लेकिन वो खुद को भरोसा दिलाते हुए इलाज शुरू करता है और अपने हाथ से वैंग के हाथ को पकड़कर उसमें काय ट्रांसफर करता है। काय ट्रांसफर की मदद से वो खुद काय के स्टेट में वैंग के शरीर के अंदर चला जाता है। उसके शरीर में आते ही डिमोनिक काय समझ जाती है कि वो उसका दुश्मन है और तुरंत इंसान के इम्यून सिस्टम की तरह चंग को बैक्टीरिया समझकर उस पर हमला बोल देती है। बैक्टीरिया चंग भी लड़ने को तैयार था। वो सोचता है कि उसे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। चंग डिमोनिक काय से बने सांपों को आसानी से मारते हुए सोचता है कि क्या वो ये सच में कर सकता है। अब उसे समझ आता है कि उसने सिर्फ सबसे प्योर काय ही अपने शरीर में समाई है, जिस वजह से उसके शरीर में साधारण इंसान के मुकाबले 10 गुना ज्यादा काय है। अब ये उसके और डिमोनिक काय के बीच की लड़ाई नहीं बची। अब तो सिर्फ ये देखना है कि एल्डर वैंग कितने समय तक इसे सह सकते हैं। फिर चंग डिमोनिक काय का विनाश शुरू करता है। कुछ देर बाद चंग देखता है कि डिमोनिक काय उससे दूर भागने लगी थी। वो तुरंत ये जानने के लिए आंखें खोलता है कि वो कहाँ जा रही है। जैसे ही वो आंखें खोलता है उसे दिखता है कि डिमोनिक काय ने उसके दिमाग की तरफ जाना शुरू कर दिया है। ये देखकर वो घबरा जाता है और सोचता है कि उसने बिना सोचे समझे ही लड़ाई शुरू कर दी। उसे जल्दी ही कुछ करना होगा। एल्डर वैंग के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। अगर उसने हमला किया तो वो मारा जाएगा और अगर नहीं किया तो भी वो मारा जाएगा। अगर ऐसा ही है तो वो इन दोनों में से कुछ नहीं करेगा।
फिर वो घबराते हुए अपना हाथ उसके सर पर रखता है और कहता है कि लो, तुम्हें भागने के लिए नई जगह मिल गई। ऐसा करते ही डिमोनिक काय वैंग के शरीर से निकलकर चंग के शरीर में जाने लगती है। इससे उसे बहुत दर्द तो होता ही है, साथ ही वो अपनी जान को खतरे में भी डाल रहा है। लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा। वो खुद के शरीर पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोलता है कि वो माउंट हुआ सेक्ट का प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट है। इतनी छोटी सी चीज उसे बेहोश नहीं कर सकती। वो ये कह तो रहा था, मगर उसकी आंखों के सामने अब धुंधलापन छाने लगा था। वो अपने काय को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि वो हार नहीं मान सकता। अगर वो एक बार बेहोश हो गया तो उसका मरना तय है। वो फिर से बैक्टीरिया चंग बनकर अपने शरीर के अंदर जाता है और कहता है कि उसे ये जल्दी खत्म करना होगा। डिमोनिक काय और चंग के बीच फिर से लड़ाई शुरू होती है और चंग फिर से उसे धूल चटाने लगता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि उनकी गति अब बढ़ गई है और उसकी आंखों से उन्हें ट्रैक कर पाना अब मुश्किल होता जा रहा है। वो वैंग के शरीर की डिमोनिक काय की तरह नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्हें पता चल चुका है, उनके पास अब भागने का कोई और रास्ता नहीं है और वो भी अपना सब कुछ दे रहे हैं। चंग ये लड़ाई लंबी खींचने की वजह से अब थकान महसूस करने लगा था। ऐसा लगता है कि डिमोनिक काय चंग के शरीर को कच्चा निकल जाएगी। डिमोनिक काय अचानक से उस पर हमला करती है, जिससे उसकी तलवार उसके हाथों से छूट जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर काय से बने सभी सांप एक साथ उस पर धावा बोल देते हैं। चंग सोचता है कि अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय एक चीज के। अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो वो अपने दोनों हाथ खो बैठेगा और होशो हवास भी। लेकिन उसके पास अब कोई और चारा नहीं बचा। इतना कहते ही उसके शरीर के अंदर से काय बाहर की ओर बहने लगती है और ऐसा लगता है कि वो किसी अल्टीमेट अटैक के लिए तैयार है। असल में उसका इरादा अपनी डांशन की काय को पूरे शरीर में फैलाकर उससे एक बड़ा धमाका करने का है और वो ऐसा करता भी है, जिससे उसे अपने शरीर में असहनीय दर्द होता है। लेकिन वो उसे सहने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ देर बाद उसके शरीर की शुद्ध काय डिमोनिक काय को बाहर निकाल फेंकती है और इसके साथ ही वो जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो गया है और अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है और तेजी से चिल्लाते हुए हड़बड़ाहट में उठ खड़ा होता है और बोलता है कि वो मौत के मुंह से निकल कर आ गया। वो फैसला करता है कि ऐसा दोबारा करने के बारे में वो सोचेगा भी नहीं। उसका अभी का लेवल डिमोनिक काय से निपटने के लिए काफी नहीं है। अब हम देखते हैं कि एल्डर वैंग की आंखें भी खुलने लगी है। आंखें खुलते ही वो सबसे पहले चंग का चेहरा देखता है, जो उसी के बगल में बैठा हुआ था, जिसे देखकर वो कहता है कि मरने के बाद वो स्वर्ग की जगह नर्क में आ गया है। ये सुनकर चंग उस पर जोर से चिल्लाता है। सुबह के समय डाली पर बैठी चिड़िया मधुर आवाज में चहचहा रही थी। चंग के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो फुर्र करके वहाँ से उड़ जाती है। एल्डर वैंग के होश में आने के बाद यूना मर्चेंट गिल्ड की परिस्थिति में जल्द ही सुधार आ गया। अगर जनरल जबक बन का प्लान सफल हो जाता तो यूना मर्चेंट गिल्ड का अंत होने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। बन ने बताया कि वो यूना मर्चेंट गिल्ड के राइवल का बेटा है और साथ ही कुछ और बहाने भी, जिससे लोगों को उसके लिए हमदर्दी हो। लेकिन चंग को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में सभी की अपनी कई कहानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने किए की सजा से बच जाएंगे। उसे सिर्फ इस बात से दिलचस्पी थी कि बन को रेड डीमन हैंड कहाँ से मिला, लेकिन वो टेक्निक भी उसे पहाड़ों की यात्रा के दौरान किसी के डेड बॉडी से मिली थी। सब खत्म होने के बाद चंग को वहाँ वीआईपी की तरह ट्रीट किया गया, जिससे चंग जाहिर सी बात है कि बहुत खुश हुआ और मोटा भी। सब कुछ खत्म होने के बाद एल्डर वैंग अब चंग से मिलने आता है और कहता है कि वो उससे एक और अनुरोध करना चाहता है। यूना मर्चेंट गिल्ड का लीडर सर झुकाकर चंग को शुक्रिया कहता है, जो देखकर जोंग्यू भी हैरान रह जाता है और कहता है कि वो गिल्ड का लीडर है तो ऐसा ना करे। वैंग उसकी बात को अनसुना करते हुए कहता है कि यंग डिसाइपल उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया। उसे नहीं पता कि वो इस कर्ज को भविष्य में कैसे उतार पाएगा। चंग अपनी आदत से मजबूर खाते हुए ही उसे उठने के लिए बोलता है। चंग इतना ठूस ठूस कर खाकर पहले से दोगुना मोटा हो चुका था। वैंग बिना खड़े हुए ही बोलता है कि इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ जोंग्यू ने उसे सब बताया। अगर वो किसी तरह से इस कर्ज को उतार पाए तो वो पीछे नहीं हटेगा। चंग ज्ञान देते हुए बोलता है कि एक टाओइस्ट कभी इनाम के लिए लोगों की मदद नहीं करता। आयरनी तो ये है कि ये बात चंग के मुंह से निकल रही है, जो इनाम पाने के लिए कई किलोमीटर बिना रुके भागता हुआ आया था। वो आगे बोलता है कि वो अपने सेट को बिना बताए यहाँ आया है। अगर उन्हें पता चल गया तो उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। ये सुनकर वैंग चंग की तरफ देखते हुए सोचता है कि वो बिना इजाजत के क्यों आया है। चंग बताता है कि ये मामला इतना जरूरी था कि उसके पास सेट से इजाजत लेने का समय ही नहीं था। उसके झांसे में आकर वैंग भी इमोशनल हो जाता है। चंग जारी रखते हुए बोलता है कि वादा करो वो उसके सेट को इस बारे में नहीं बताएगा। जोंग्यू अपने पिता को वापस खड़ा करता है और वैंग खड़े होते हुए बोलता है कि वो वादा करता है। फिर चंग एक बुक निकालता है और हंसते हुए बोलता है कि वो जानना चाहता था ना कि उसे क्या चाहिए। उसने इस किताब में उन सभी चीजों को लिख रखा है। कुछ देर पहले तो वो टोइस्ट और ज्ञान की बातें कर रहा था, अब वो ज्ञान कहाँ गया। कुछ देर बाद वैंग के कमरे में जोंग्यू अपने पिता से पूछता है कि अब उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। वैंग जवाब देता है कि उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा है।
ऐसा लगता है कि वो 10 साल और जवान हो चुका है। अब जोंग्यो जिस काम के लिए वहाँ आया था वो बताता है। वो चिंता करते हुए वैंग से बोलता है कि उसने साउदर्न एज सेक्ट के सौदे को कम कर माउंट हुआ सेक्ट को बेहतरीन इनाम देने का फैसला किया है, लेकिन उसे डर है कि साउदर्न एज सेक्ट सियान पर रूल करता है और उनकी पहुंच पूरे शेंगजी में है। उनका इस तरह से उनसे दूरी बनाकर माउंट हुआ सेक्ट का समर्थन करना बहुत खतरनाक है। उसे पता है कि वो यंग डिसाइपल के आभारी है, लेकिन ये करना बहुत ज्यादा हो जाएगा। वैंग टेबल पर से चाय का कप उठाता है और उसे पीते हुए पूछता है कि यंग गिल्ड लीडर, एक व्यापारी का क्या कर्तव्य है। जोंग्यो कुछ देर सोचकर बोलता है कि एक व्यापारी का कर्तव्य ईमानदार व्यापार को चलाना और व्यापार संबंध बनाना है, साथ ही खुद बढ़ने के साथ देश और दुनिया के विकास में योगदान देना भी है। ये सुनकर वैंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वो बातें करने में सच में कमाल का है, लेकिन उसके सामने इतने सुंदर शब्द बोलने की जरूरत नहीं। एक व्यापारी का कर्तव्य सिर्फ पैसा कमाना है। एक व्यापारी वो है जो पैसों के पीछे भागने के चक्कर में कुछ नियम भी तोड़ दे। अगर वो ईमानदारी दिखाना चाहता है तो वो अपने कमाए पैसों से दिखाओ। तो अगर वो दूसरों की मदद करना चाहता है तो अपने कमाए पैसों से करो। जब एक व्यापारी के कमाने की बात आती है तो कुछ सही या गलत नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है और वो है उस व्यापारी की क्षमता। जोंग्यो हैरान होते हुए पूछता है कि क्या वो उस माउंट हुआ सेट से फायदा लेना चाहते हैं जो लगभग खत्म हो चुका है। वैंग बोलता है कि वो भूल चुका है कि उसने यूनहा मर्चेंट गिल्ड को कैसे बनाया है। एक व्यापारी की इंसाइट वो देख लेती है जिस पर कोई ध्यान तक नहीं देता। जोंग्यो बोलता है कि उसे अब भी समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने माउंट हुआ सेक्ट में ऐसा क्या देख लिया। वैंग बोलता है कि तुमने उसे खुद भी देखा है। तुम्हारी चिंता ये है कि माउंट हुआ सेक्ट की तुलना भी साउदर्न एज सेक्ट से नहीं की जा सकती, जबकि अगर माउंट हुआ सेक्ट उसकी सोच के अनुसार आगे बढ़ा तो उनके उनसे अच्छे रिश्तों की वजह से उन्हें अद्भुत फायदा होगा। जोंग्यो बोलता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर वो आगे नहीं बढ़े तो उनका नुकसान भी अद्भुत ही होगा। उसके पिता अब उसकी नासमझी से परेशान हो चुके थे और वो बोलते हैं कि वो बिल्कुल नासमझ है। व्यापारी वो नहीं जो बढ़ने के आधार का इंतजार करे, उसे ये आधार खुद ही बनाने पड़ते हैं। वो माउंट हुआ सेक्ट के बढ़ने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद माउंट हुआ सेक्ट को बढ़ाएंगे। वैंग कहता है कि वो अपनी जिंदगी में कई व्यापारी और मार्शल आर्टिस्ट से मिला है, लेकिन सिर्फ इस लड़के को देखकर उसके शरीर में हलचल हुई और उसने उसे विस्मय में छोड़ दिया। वो अंत में कहता है कि अगर सिर्फ कुछ इनाम से उन्हें उस लड़के से दोस्ती करके उसके करीब जाने में मदद मिलेगी तो ये बहुत छोटी कीमत है। जोंग्यो पूछता है कि क्या ये सच में छोटी कीमत है, तो वैंग चिढ़ते हुए गुस्से में बोलता है कि सच तो ये है कि उसने जितना सोचा था उससे 5 गुना ज्यादा कीमत चुका दी है। वो लड़का बहुत चालाक है, होगा भी क्यों ना, आखिर उसके पास 2 जन्मों का अनुभव है। अब जोंग्यो कहता है कि अगर उसने मन बना ही लिया है तो वो भी माउंट हुआ सेक्ट को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देगा। दूसरी तरफ चंग जमीन पर लेटा हुआ सोचता है कि उसे यकीन है वो कुछ प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि वो उन सारे ट्रेजर को सिर्फ इसीलिए नहीं दे देंगे क्योंकि वो उसके आभारी हैं। फिर वो हंसते हुए कहता है कि उनका प्लान कुछ भी हो, वो उन्हें कुछ नहीं देने वाला। अगर वो साधारण बच्चा होता तो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता, लेकिन उनके लिए अफसोस की बात है कि वो एक पुराना फॉसिल है जो सब समझता है। तभी ली उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो उसे फिर से डुअल की चुनौती देने आया है, लेकिन इस बार सीरियस डुअल की। असल में उसे पता चल चुका था कि चंग ने पिछली बार वैंग की समस्या को सुलझाने के लिए उसे चकमा दिया था। वो बोलता है कि उसे पता चल चुका है कि चंग मार्शल आर्ट्स में उससे ज्यादा ताकतवर है। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि उसे लड़ते समय अचानक से क्या हो गया था। चंग ये सुनकर हैरान होता है और मुस्कुराते हुए सोचता है कि इसे पता है कि ये सिर्फ उसकी उंगलियों पर नाच रहा था, फिर भी ये डुअल करना चाहता है। चंग को ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ दोबारा पिटने के लिए यहाँ आया है। ये सोचकर चंग मान जाता है और वो दोबारा लड़ाई करने के लिए मैदान में आ जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ली मोटे चंग को देखते हुए सोचता है कि ये उससे कम से कम 10 साल छोटा है, जिसका मतलब अगर वो 2nd क्लास डिसाइपल है तो वो 3rd क्लास डिसाइपल होगा। इसके बावजूद आखिर वो उसके अंदर से इतना हैवी प्रेशर क्यों फील कर रहा है। चंग के प्रेशर के कारण ली का पूरा शरीर कांपने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी बच्चे से नहीं बल्कि किसी एल्डर से लड़ाई कर रहा हो। ली को उसका ऑरा काय से बने बाघ की तरह लग रहा था, जिसे देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन तक नहीं कर पा रहा था। चंग उसे देखकर सोचता है कि उसने अपना गार्ड अप कर लिया है, जैसे उसने किसी बाघ को देख लिया हो। ये बच्चा सच में माहिर है। उसे लगता है कि ये भविष्य में साउदर्न एज सेक्ट का महान तलवारबाज बनेगा। फिर चंग हाथ से इशारा करते हुए उसे पहला हमला करने की चुनौती देता है। वो चुनौती को स्वीकार करता है और तलवार में अनोखी काय को बुलाता है। चंग उसकी इस टेक्निक को पहचान जाता है और सोचता है कि साउदर्न एज सेक्ट इल्यूजन शॉट कब से इस्तेमाल करने लग गए। ली चिल्लाते हुए बोलता है कि उसे अपनी अक्षमता का पता है तो वो शुरू से ही अपना सब कुछ लगा देगा। इतना कहने के साथ ही वो जोरदार हमला करता है, जिसे देखकर चंग हैरान तो होता है, लेकिन किसी वजह से उसका खून खोल जाता है।
अब तक जो चंग ली को थोड़ा सा सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था, वो ली के हमला करने पर उसे एक ही झटके में किसी जानी दुश्मन की तरह हरा देता है और इस बार चंग की जगह ली के मुंह से खून निकलता है। चंग उसकी गिरबान पकड़कर उसे उठाते हुए गाली देता है और डरावनी लाल आंखों के साथ किसी भूखे शेर की तरह उससे एक सवाल पूछता है। आखिर चंग को अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ गया? वो ली से ऐसा कौन सा सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब पाने के लिए उसने ली को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया? क्या ली के पास उस सवाल का जवाब है, और अगर है भी तो क्या वो उसे जवाब देगा? ये जानने के लिए तो आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए अब अगले एपिसोड में आप सभी से मुलाकात होगी, और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा पर चैनल की बहुत मदद होगी। तो चलिए आज के लिए अलविदा।